हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। यह है हम लोग का तीसरा एपिसोड यानी कि एपिसोड 3। आपने डेफिनेटली पहले दो एपिसोड को देखा होगा एंड आपको अच्छा लगा भी होगा। और ये हम लोग का थर्ड एपिसोड है जहाँ पे हम लोग तरुण तेजपाल के बारे में थोड़े बहुत डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ कुछ किस्से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं हूँ होस्ट, मेरा नाम है पार्थ प्रदीप मजूमदार और हमारे साथ जो स्पीकर है डेफिनेटली रजनीश कुमार सर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात, आप लोग देखते हो लेकिन एंड तक नहीं देखते हो, ये मुझे पता चल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर जी, तरुण तेजपाल जजमेंट, उसके बारे में आपको क्या क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक? तरुण तेजपाल जो जजमेंट है, इसके बारे में दो तरह से मैं व्याख्या करना चाहता हूँ। उसका दो एंगल। एक है कि तरुण तेजपाल की पूरी प्रतिष्ठा इस केस में नष्ट हो गई। उनका पूरा कैरियर पत्रकारिता में पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन इस जजमेंट ने उनकी इज्जत को दुनिया के नजर में और उनके परिवार के नजर में पार्शियली रिस्टोर कर दिया। और दूसरा, जो विक्टिम है अब नहीं है, पहले था, जिसने आरोप लगाए थे, हाँ जी, उनके आरोप गलत सिद्ध हुए हैं। लेकिन इसकी अगर विवेचना की जाए तो इसमें बहुत बातें आती हैं। बहुत बातें क्या आती हाँ है, जी, इसको हम तीन तरह से पेश करना चाहते हैं। पहली बात ये करना चाहते हैं कि तरुण तेजपाल पे 2013 में उनके ही एक सहयोगी ने लिफ्ट के अंदर यौन आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। और यह आरोप था कि उन्होंने उस पे तंग करने के लिए या बलात् चेष्टा की थी, उसके ऊपर उसको छूने के लिए, जो भी यह आरोप था तरुण तेजपाल पे। और यह एक समाज में, एक संस्कारी समाज में बहुत ही गलत बात है। और इसके लिए भारतीय कानून में पर्याप्त व्यवस्था है जो ऐसे हाँ जी, ऐसे मुकदमों को, ऐसे घटनाओं का केयर करती है। लेकिन ये केस जैसे ही आया, तरुण तेजपाल की पूरी कैरियर, पूरा बना बनाया इज्जत, सब कुछ एक झटके में समाप्त हो। अब 4 साल बाद इस केस का ट्रायल 2017 में शुरू हुआ और अभी 2020 में 21 में 21 मई को इसका जजमेंट आया। जजमेंट में तरुण तेजपाल को निर्दोष घोषित कर दिया। लेडी जज थी ऑनरेबल जोशी साहिबा, उन्होंने कहा कि तरुण तेजपाल निर्दोष। अब इसमें ये बात आता है कि क्या यह जजमेंट तरुण तेजपाल की खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई इज्जत को वापस दिला सकता है? तरुण तेजपाल के परिवार ने जो 2013 से 2021 तक सफर किया, उसको कोई रिस्टोर कर सकता है? उनके बच्चों पर क्या बीता होगा जब समाज कहता होगा कि इनके पिता ने एक महिला के साथ बलात्कार चेष्टा की है? तरुण तेजपाल की पत्नी पर क्या बीता होगा, जो कहीं भी सोसाइटी में, आदमी अकेला तो है नहीं, आदमी तो समाज में है, आदमी तो आस पड़ोस के लोगों के साथ है। अगर ऐसे आरोप हो तो उस परिवार पर क्या बीता होगा, इसकी भरपाई कैसे हाँ होगी? जी, एग्जैक्टली। ऐसे तो ये है कि कोई भी युवती किसी के साथ काम कर रही है, किसी के संपर्क में है, कभी भी किसी बात पे नाराज होकर के ऐसे गलत चेष्टा का आरोप लगा दे तो उस आदमी की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था, ऐसे ही एक विख्यात पत्रकार श्रीमान एम जे अकबर साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिनिस्टर भी थे, उन पर भी उनके पूर्व सहयोगियों ने, जो वर्षों पहले ऐसे कांड हुए थे, आरोप लगवा करके उनकी इज्जत खत्म कर दी। मिनिस्ट्री तो गई, वो तो कोई बात ही नहीं है, नेता को तो लोग कुछ समझते ही नहीं है। आप किसी तरह के आरोप लगा दीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी तुरंत रेजिग्नेशन मांगने लगती है। तो रेजिग्नेशन तो दूसरी बात थी, लेकिन एमजे अकबर की जो बरसों से बनाई हुई पत्रकारिता के क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्थान है उनका, क्या था, वो स्थान का क्या होगा? तो जो रमानी साहिबा ने जो लगाए, फिर जो अमेरिका में अभी रहती हाँ है जी, लेडी गोगोई, इन लोगों ने जो आरोप लगाए, और एमजे अकबर साहब की तमाम जो जिंदगी में उन्होंने हासिल की थी, एक मुकम्मल जगह था उनका, तो सबको एक झटके में समाप्त कर दिया।
तो अब तरुण तेजपाल की या एमजे अकबर अगर कल निर्दोष साबित होते हैं तो ये जो बनी बनाई चीजें समाप्त हुई उसकी भरपाई कैसे हुई, एक बहुत बड़ा हाँ जी, प्रश्न। हाँ जी। दूसरा, जजमेंट में जब से जजमेंट आया है, बहुत सारे महिला एक्टिविस्ट, बहुत सारे लोग जो कानून के ज्ञाता है, सब लोग सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या जजमेंट क्या ठीक है क्या? जज को ठीक लगा, जो जज को ठीक लगा वो एक्सप्रेस किया, उस पर आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते, उसकी एनालिसिस तो कर सकते हैं। तो हाँ जी, जज साहिबा ने जो एक्सप्रेशन जजमेंट का बेसिस किया है उसमें जैसे उन्होंने बहुत सारी बातें की है जिससे हमें भी लगा कि शायद, जैसे तरुण तेजपाल ने अपोलॉजी मांगी थी कि मैंने जो ये बलात् चेष्टा पूर्व में की या कभी भी की या ठीक नहीं था, मुझे नहीं करना चाहिए था। जज साहिबा ने इस पॉइंट को ऐसे रिजेक्ट किया कि तहलका मैनेजमेंट के दबाव में तरुण तेजपाल ने लिखी थी। और दूसरा पॉइंट उन्होंने जो कंसीडर किया कि जो लेडी विक्टिम थी उसके चेहरे पे कोई डर का या खीज रंज ऐसे भाव नहीं थे, वह सामान्य दिख रही थी। महिलाओं के आप ब्रिंगिंग्स होते हैं जिसमें वो गालियां सह करके भी किसी के सामने सामान्य दिखने की कोशिश करती है, लेकिन सही जगह पर जाके सही फोरम पर जाके अपने दर्द को बताती है। तो ये दो तीन बातें हैं जो लग रहा है कि विक्टिम के पक्ष में जाना चाहिए था, जो नहीं गया, मेरा जो मानना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अगला सवाल जो है कि अभी तक हमने तरुण तेजपाल के बारे में बहुत सारी बातें की है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी ऑडियंस हो सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो शायद जानते ही नहीं है कि तरुण तेजपाल कौन है। तो हमारा अगला सवाल यही है कि तरुण तेजपाल कौन है बेसिकली। सी बेसिकली ही वॉज बोर्न इन जालंधर एंड उन्होंने अपनी पत्रकारिता की कैरियर इंडियन एक्सप्रेस से शुरू की थी, चंडीगढ़। एंड ही वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन। थोड़े ही दिनों में इंडियन एक्सप्रेस में चंडीगढ़ में उनकी एक बड़ी अच्छी रेपो बन गई। ये उन्हें लगने लगा कि चंडीगढ़ की दुनिया उनके लिए छोटी, तो दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर के उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काम किया, फिर इंडिया टुडे में भी काम किया, काफी लंबा अरसे तक काम किया। उसके बाद आउटलुक, वो सेकेंड पब्लिशिंग मैंने हाईली सर्कुलेटेड मैगजीन है, उसमें उन्होंने काफी दिनों तक काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना एक मैगजीन शुरू किया, तहलका। मीन्स या वेबसाइट अच्छा, जर्नलिस्ट में काम कर रहा था, और तहलका को उन्होंने स्थापित किया और एडवांस करने की कोशिश की। तहलका का सबसे बड़ा नाम आया जब इसने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के बारे में न्यूज किया, और उससे भी बड़ा नाम हुआ था तहलका का जब 2000, आई थिंक इट वाज 2001 में इसने डिफेंस डील को ओके। किया था। 2001 नहीं, 2000 डिफेंस डील को एक्सपोज किया था, और जिसके कारण उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, सरकार में बड़े उलट फेर हो गए थे, मैंने बड़ी बात हो गई थी। तो उस हाँ समय जी, नाम हुआ था। उसके बाद इसे काफी ये भी अवार्ड्स मिले, जैसे इंडियन जर्नलिज्म के प्राइड, पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, गार्जियन ने एक बार लिखा था। तो एक तरुण तेजपाल जर्नलिज्म के क्षेत्र में बड़े नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, डेफिनेटली। काफी अच्छा इंट्रोडक्शन था, तरुण तेजपाल कौन है, उन्होंने क्या क्या किया है। तो काफी एक लंबा सफर रहा उनका। अभी जो अगला क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, वो है तरुण तेजपाल के साथ क्या हुआ, वो हमें जानने की हमें इच्छुक है अभी। तरुण तेजपाल के साथ हुआ क्या। मैंने आपको बताया, पहले ही प्रश्न के जवाब में मैंने बताया था कि तरुण तेजपाल जर्नलिस्ट थे, और गोवा में एक हाँ जी, था जिसमें उनके साथ उनके सहकर्मी ने यौन आचार संहिता या उसके रिलेटेड हाँ जी, उत्पीड़न का उन पे आरोप लगाया, और जिसमें उनको रिजाइन करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। फिर अभी जजमेंट आया है कोर्ट का, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है एक तरह से, लेकिन ये बहुत सारे सवाल को छोड़ गए। पहली बात इसमें हाँ, ये है कि गोवा सरकार ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसी की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, और अच्छा, जज साहिबा ने कहा कि मैंने उसको निर्दोष कर दिया, लेकिन सरकार कह रही है
कि यह महिलाओं के प्रति अपराध को टॉलरेट नहीं करेगी, आगे जाएगी। गोवा हाई कोर्ट में जाने, माने बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गोवा बेंच है उसमें अपील भी की है और हाई कोर्ट ने एडमिट भी कर लिया है। लेकिन तेजपाल साहब की जो खोई हुई प्रतिष्ठा वो समाप्त हो गई, मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जो चौथा क्वेश्चन है बेसिकली जजमेंट, जो जजमेंट था, तो जजमेंट का पत्रकारिता पे क्या प्रभाव हुआ, कैसा प्रभाव हुआ, क्या प्रभाव हुआ? जजमेंट का जो पत्रकारिता पे प्रभाव होगा हाँ जी, बहुराष्ट्रीय प्रभाव है, और उसका विश्लेषण करने के लिए हमें इसके पास्ट में भी जाना चाहिए, भूतकाल में भी जाना चाहिए। तो डेफिनेटली, तभी तभी पता चलेगा। यह 15 मार्च 2001 था। शाम के समय टेलीविजन चैनल पे, मुझे भी याद है, मैं उस समय हाँ जी, दरभंगा में था, एकाएक बहुत सारे लोग आए या कहने लगे कि देश में बहुत बड़ा डिफेंस स्कैम हो गया। अच्छा, सरकार थी, वाजपेयी जी की ईमानदार छवि है, और डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे। उनके बारे में भी, माने उनकी ईमानदारी पे, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी पे प्रश्न चिन्ह लगने का कोई बात ही नहीं था। तो सुनने वाले को और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन टेलीविजन चैनल पे आ रहे थे। हमने कहा कि ठीक है, चलो देखते हैं। तो टेलीविजन चैनल पे कुछ टेप चलाए जा रहे हैं, लेकिन उस टेप अच्छा, में कुछ स्पष्ट किसी का मुख दिख नहीं रहा था, किसी पत्रकार का नहीं दिख रहा, केवल हाँ जी, कहीं कहीं पर जया जेटली, जो उस समय समता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनका हाँ वो जी, पॉलिटिशियन रही है, अभी भी है, उनका मुख दिख रहा था। और कहा जा रहा था ओके, कि फौज के, मिलिट्री के कुछ जनरल, मेजर जनरल मुर्गई साहब, माने उस समय नाम नहीं आता, ये लोग इन्वॉल्व है। ये न्यूज ओके, के बाद टेलीविजन चैनल, खास के जी न्यूज ने इसको बार बार चलाना शुरू किया टेप लेकर। तो हाँ जी, बात सामने आई कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अप्रोच करने में ये जो कोई टीम थी, जो डिफेंस डील को प्रभावित करना चाहती थी, सफल नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने जया जेटली को संपर्क किया। वो उस समय डिफेंस मिनिस्टर के पार्टी के ही थे, समता पार्टी के ही जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी थे और जया जेटली साहिबा भी थी। तो उनका पॉलिटिकल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी को वो मैनेज कर रही थी। मैनेज मतलब उस ऑफिस की व्यवस्था देख रही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो यह क्या है कि बाद में, माने जो पहले न्यूज आया और जो बाद में न्यूज आया कि कुछ लोग आए थे जो जया जेटली जी को कुछ ब्राइब ऑफर कर रहे थे, और कुछ मिलिट्री अच्छा, ब्राइब ऑफर कर रहे थे, और कुछ अच्छा, अच्छा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण साहब को भी ब्राइब ऑफर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ओह, फेवर चाहिए। लेकिन जब बात सामने आना शुरू हुआ तो लोगों को आश्चर्य हुआ, तो लोगों ने इसको क्वेश्चन किया। तो जो बाद में जो बात सामने आई, तो तहलका ने क्या किया था, एक फॉल्स फॉल्स या एक डमी डिफेंस टीम तैयार किया था, डिफेंस सेलर का टीम। इसको वेस्ट अच्छा, नाम दिया गया था। इसमें इसके पत्रकार थे सैमुअल मैथ्यू और तीन चार। ओके, इन लोगों ने जया जेटली को अप्रोच किया कि हमारा माने डिफेंस में कुछ हमारा भी सामान है, इसको डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं देख रहे, आप साहब ओके, कर दीजिए। तो जया हाँ जेटली जी, बता रही है कि मैं इतना कह सकती हूँ कि आपके साथ भी फेयर डील हो और कुछ नहीं। फिर ये लोग जया जेटली को 1 लाख रुपया ऑफर कर रहे हैं, पार्टी फंड के, ओह, पर्सनल ब्राइब नहीं ले रहे, पार्टी फंड के अच्छा, नाम। अच्छा, तो ये पार्टी, सारी पार्टी में होती है, उसके जो पार्टी के हाँ ट्रेजरर, जी, पार्टी के चेयरमैन होते हैं, पार्टी के नाम हाँ पे जी, डोनेशन ले, वो डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। साफ साफ ओह, दिख रहा था, बीच बीच में सब वॉइस आ रहा। उसके बाद फर्स्ट के मेजर जनरल मुर्गई साहब, उसके बाद ब्रिगेडियर इकबाल सिंह, इन लोगों को भी दिखाया जा रहा था कि इनको एक कॉल गर्ल के थ्रू प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। ये न्यूज ओके, अच्छा, का इतना प्रभाव हुआ, इतना प्रभाव हुआ कि जया जेटली का तो हुआ ही, वो भी एक सम्मानित महिला थी, उनकी भी इज्जत समाप्त हो गई। जॉर्ज फर्नांडिस हाँ, तो थोड़ा भी दाग लग जाए, तो पुराने समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, पूरी ईमानदार जीवन थी, और वाजपेयी जी का उन पर भरोसा भी था। वो तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, लेकिन वाजपेयी हाँ, साहब देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन बाद में जॉर्ज फर्नांडिस साहब को भी इस्तीफा देना पड़ा।
फौज ने भी अपनी अच्छा। कार्रवाई। लेकिन यह बात मीडिया के जो एक वर्ग था, या जो बीजेपी का एक वर्ग था, बीजेपी के जो समर्थक थे, या जो इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, उनको यह बात अंदर से बहुत खराब लगा कि आप जर्नलिज्म हाँ कीजिए, खोजी पत्रकारिता कीजिए, लेकिन आप उसको किसी को फ्रेम करने की कोशिश मत कीजिए। अगर जॉर्ज फर्नांडिस इन्वॉल्व होते, उनकी यह जीवन शैली होती, तो वह घूस लेकर के डिफेंस डील देते। जया जेटली की शैली होती तो घूस ले लेकर के ऐसे काम कराने की, चाहे डिफेंस के अफसरों की ये होती, जो हनी हनी ट्रैप नहीं, उनका चरित्र संकट में होता, उनके चरित्र खराब, हाँ तब एक बात भी थी। लेकिन आप एक ईमानदार आदमी को कैरेक्टर टेस्टिंग कर रहे हैं, मिलिट्री के अफसर्स को लड़की भेज करके उसको सम्मोहित कर रहे हैं, उसको लालच दे रहे हैं, तो किसी की हाँ जी। कैरेक्टर टेस्टिंग करना तो ये ठीक बात नहीं है। आदमी में हाँ सील होता और चरित्र होता है। सील भगवान राम में, लेकिन बाकी लोगों में चरित्र होता है, समाज के डर से गलत काम नहीं करता। लेकिन हाँ उसको एक महिला भेज करके और वो महिला उसके साथ तरह तरह के कामनाएं करे, और फिर उस अफसर को आप कैरेक्टरलेस बनाइए, ये तो गलत बात है। तो सब लोगों ने एक बात हाँ कहा था कि जर्नलिज्म हैज सिंक टू लो नाउ, टू लो, मतलब जर्नलिज्म जो खोजी पत्रकारिता है, उसको इतना नहीं डूबना चाहिए था। एक बड़ा वर्ग था जो तरुण तेजपाल के इस कृत्य को अच्छा नहीं माना और गुस्सा से भी भरा, हाँ जी। गुस्सा। हाँ जी। इसका रेमिफिकेशन एनडीए गवर्नमेंट पर हो रहा था, फडणवीस साहब को इस्तीफा देना पड़ रहा था, और लग रही थी तरह तरह के रूमर फैला रहे थे, अपोजिशन तो करेगा ही कि वाजपेयी जी को भी कहीं इस्तीफा देना पड़ जाए। तो भारतीय जनमानस पे तरुण तेजपाल के बारे में भी एक गलत मैसेज गया कि वह गलत डायरेक्शन हाँ में जी। खोजी पत्रकारिता को ले जा रहे। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। इसी का बिल्कुल। रेमिफिकेशन था। एक और बात है, कहा जाता है हाँ तुमने जी। दर्द दिया है तो दवा भी देगा। तो हाँ तरुण तेजपाल ने दर्द दिया था, तो इन्हीं को दवा भी देनी थी। तो जो लोग, हाँ जिन लोगों को इन्होंने गलत ढंग से रब किया था, जिन लोगों को इन्होंने दर्द दिया था, तो कभी हाँ जी। कभी तो होना ही था, ये सबको लग रहा था कि आज न कल, हाँ, अगर तरुण तेजपाल में मर्यादा हाँ जी। राम की तरह चरित्र होता, या आधुनिक काल में जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, इस मामले में उनका हाँ चरित्र निष्कलंक है, तो ऐसा होता तब तो ठीक था। लेकिन अगर थोड़ा भी मैंने हम्म। किसी भी तरह का, विख्यात पत्रकार वेद प्रताप वैदिक कहते हैं, अरे हिरना वन में सोच समझ के चरना। तो वन में अगर हिरन घूम रहा है और सोच समझ के नहीं हाँ घास, तो कभी भी घास के जगह कुछ और खा लेगा। वही हुआ तरुण तेजपाल के साथ। तो मैंने एक तरह एग्जैक्टली। क्विड प्रो को, जो कभी होना, हाँ ये होना अवश्य भावी लग रहा था। तो इसने एक मैसेज दिया है जर्नलिज्म को भी कि आप खोजी पत्रकारिता कीजिए, लेकिन एकदम। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को या किसी सामान्य व्यक्ति को, उसकी इज्जत को बेवजह गलत तरह हम्म। नाटक नौटंकी या ट्रैप रच के, हनी ट्रैप रच के, इकोनॉमिक ट्रैप रच के आप उसके हम्म। करियर को, इज्जत को, समाज में उसकी स्थिति को खत्म मत, क्योंकि आप पे भी होगा। तो वही हुआ इन पर। डेफिनेटली। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आप सिंपल बातें बोल रहा हूँ, है कि नहीं? एकदम एकदम। ये तो आम आदमी जो हमारे साधारण लोग हैं उन्हें भी समझ में आनी चाहिए। तो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और आखिरी सवाल, जो आखिरी सवाल है हमारा, हम सब का, वो क्या है? तरुण तेजपाल के साथ ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे हमने बातें कर ली है, तो उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने अभी अभी एक स्टोरी सुनाया कि तरुण तेजपाल ने जो 2001 में जो हाँ जी। पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया था, लेकिन उन्होंने गलत ढंग से दिया। यह विद्वानों को लगा था, देश के बुद्धिजीवियों को लगा था, बीजेपी के हाँ। समर्थक वर्ग को लगा था, समाजवादियों को हम्म। लगा था। और ये इसलिए एक काउंटर मूव होना ही था आज में था। और हाँ तेजपाल साहब अगर एकदम से 100% परफेक्ट होते, जो मैंने कहा है, और वैसा आदमी विवेकानंद ही हो सकते हैं, भगवान हाँ राम, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है आधुनिक काल में, हम लोग या कलाम साहब थे, तो ऐसे लोग हाँ अगर जी, ऐसी बातें कहते हैं तो माने उनके साथ निष्कलंक रह भी जाएगा। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य हाँ के साथ अगर वो किसी पे ऐसी दुर्घटना करने की कोशिश करता है, उस पर यह दुर्घटना संभावित है। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि आखिर ये खेल होना नहीं चाहिए, किसी की इज्जत को समाप्त कर दिया जाए तो हाँ जी, इग्नोर करने की कोई बात नहीं है। मुंह से अगर वर्ड एस्केप कर जाए तो वापस नहीं होती है। किसी की इज्जत चली जाए, आप किसी की इज्जत खत्म कर सकते हो लेकिन उसको वापस दे नहीं सकते। वो लेडीज को भी नहीं दे सकते। तो उसने गलत किया है हाँ तो जी, क्या है, उसका कोई नहीं होगा। एमजे अकबर साहब विक्टिम हुए, तो जो पॉलिटिकल लाइफ में लोग हैं या समाज में जो यशस्वी लोग हैं, उनकी यश की रक्षा कैसे हो। जैसे महिलाओं की हाँ यश की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए महिलाओं के शरीर को देवालय की तरह माना गया, तभी तो कहा गया अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उनके विरुद्ध कुछ ब्लात चेष्टा बड़ा अपराध माना गया समाज में, और उसके लिए पॉस्को एक्ट लगाया है। अभी कुछ भी होता है पुलिस को तो अपना दिमाग यूज ही नहीं करना है, मीडिया इतना प्रेशर देती है कि तुरंत पॉस्को एक्ट लगा के आदमी को अरेस्ट करती है। पुलिस की गलती नहीं है, हाँ पुलिस इज नॉट अलाउड टू यूज इट्स डिस्क्रेशन, सिंपली पुलिस हैज टू प्रेस स्लैपिंग। लेकिन एक और भी क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि अगर यह गलत केस आते हैं, गलत झूठे मुकदमे आते हैं, लोग झूठे आरोप लगाते हैं महिला के तरफ से, जैसे इस केस हाँ में, जी, तो समाज में जो बड़े लोग हैं चाहे छोटे लोग हैं, चाहे जो सामान्य आदमी जिसको हम कहते हैं सिटीजन, सिटीजन itself हाँ is जी, a comprehensive word, it has a big definition, how their honor will be protected from such move। क्योंकि अगर कोई लेडी है, उसके एम्बिशन है, तो हम एक जानते हैं जनरली एम्बिशन kills the conscience। if someone या conscience and allegation emerge under those circumstances, then how the honor of the common man will be restored? That is also a big question. The society should debate it and find a solution so that both men and women should live with the honor and no one should unnecessarily harass others। That is the main यस, idea to discuss these things with you, कि how the common यस, man will live with the honor, and in future some ambitious lady should not try to destroy the career prestige of the common man। This must be debated as in the past violence against the lady has been debated। एग्जैक्टली, I think so। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। काफी काफी सही बोला है आपने, और काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड भी था जो कि एपिसोड 3 था। काफी मजा आया मुझे आपसे ये सब क्वेश्चंस करके, और आपको भी काफी मजा आया होगा डेफिनेटली, और जो हमारे दर्शक है उन्हें भी काफी मजा आया होगा ये पूरे एपिसोड को देख के। यहाँ पे लर्निंग्स था, यहाँ पे पॉलिटिकल बातें थी, यहाँ पे सोशल बातें थी, यहाँ पे बहुत कुछ था। ये पूरे का पूरा एक पैकेज है बेसिकली। तो ऐसे ही और भी एपिसोड्स आने वाले हैं, एपिसोड 4, 5, 6, बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। देखते रहिएगा पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये पॉडकास्ट, मुझे बहुत मजा आया। आप सर कुछ बोलना चाहेंगे आखिरी के 1 मिनट लेकिन मैंने टू आपको आवर ऑडियंस? किया था, एक लास्ट में एक बात बोल देता हूँ कि डेट्स, ईयर्स, ये पॉलिटिकल बातें मीन्स हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे थे, सब्जेक्टिव आई एम नॉट गिविंग द ग्राफिक फिगर। और एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैंने बोला ही था, मैं यस, यस, स्टेट सैनिक प्रकोष्ठ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एक सैनिक यस, प्रकोष्ठ। तो ये यस, पॉलिटिकल भी है, एक समाज के सामान्य व्यक्ति की तरह मैंने अपनी यस, बात व्यक्त की है। न मैंने यस, जजमेंट एनालिसिस किया है, न मैं एक किसी के विरुद्ध, मैं पत्रकार के विरुद्ध हूँ, न पॉलिटिशियन के अगेंस्ट। जो कॉमन बात है उसको हमने एक यस। मैपिंग की है। थैंक यू।